मैं बिल्कुल नई थी साहित्य में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन का मौका मिल रहा है। तो उनके साथ कोई स्मृति, विवाद या संवाद जो आप बताना चाहें? नाम नहीं लूंगी क्योंकि अच्छा। कोई विवाद नहीं चाहती मैं। साहित्य में एक तो ये है कि जब बाहर से कोई लड़की आती है तो उसकी एंट्री लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। ये जो मेरी किताब है ये इसीलिए है क्योंकि पैदा होने के बाद से ही मुझे लगता है कि लड़की एक संकट में आ जाती है। नमस्कार, इंडिया.com के साहित्य को समर्पित विशेष कार्यक्रम लेखक से मिलिए में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित फुलारा। मेरे हाथ में एक नाटक है जिसका नाम है पथी मुड़ गया। यह नाटक समर्पित है यौन उत्पीड़न की शिकार उन तमाम अबोध बच्चों और बच्चियों को जिनका जीवन दूसरों के जुर्म के वजह से नारकी हो गया। इस नाटक को लिखा है लेखिका और वकील ज्योति कुमारी ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ज्योति कुमारी आज हमारे साथ लेखक से मिले कार्यक्रम में मौजूद हैं। हम उनसे इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। ज्योति जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे है, अपने बचपन और परिवेश के बारे में बताइए। मेरा बचपन बहुत ही साधारण था, जो एक छोटे से कस्बे की किसी भी लड़की का होता है। मेरा बचपन पूरा गांव में बीता है। मैं पटना जिले के एक गांव की हूँ। तो जिस परिवेश से मैं आती हूँ वहाँ पर लड़कियों के लिए जीवन बस वही है जो आज से 100 साल पहले भी था। मैं अपने गांव से पढ़ने वाली अपने मोहल्ले और आसपास की बात करूं तो पहली लड़की थी जिसका स्कूल में एडमिशन हुआ। क्योंकि मेरे पापा बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारधारा के हैं, तो उन्हें लगा कि नहीं, बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो हमारे यहाँ बेटी होने का मतलब है कि घर में सन्नाटा, इतनी ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ बड़ी दुर्घटना हो गई है। बेटी होने के बाद खुशी मनाते मैंने आज तक तो किसी को नहीं देखा। तो मैं भी उसी माहौल की थी। और बेटी होने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारे यहाँ, वो होता है शादी। मतलब स्टार्टिंग से ही उसके लिए माएँ अगर साड़ियाँ इकट्ठा करने में लग जाती हैं तो पापा पैसा इकट्ठा करने में कि दहेज देना है। लेकिन इन सब के बीच जो समस्याएं एक लड़की को, चाहे वो महानगर हो, नगर हो, कस्बा हो, हर जगह झेलने को मिलती है, वो है यौन उत्पीड़न। क्योंकि जहाँ पर इतना पारंपरिक परिवेश है, जहाँ आप लड़कियों को घर से बिल्कुल बाहर नहीं ले जाना चाहते, उसे कोई फ्रीडम नहीं देते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव हैं। मुझे पापा पटना ले आए और वहाँ पर पढ़ाई लिखाई चलने लगी। लेकिन गांव में रहने वाली लड़कियां तो उसी माहौल में थी, लेकिन वहां भी यौन उत्पीड़न की घटनाएं आती रहती हैं और शहर में भी आती रहती हैं। ये जो मेरी किताब है ये इसीलिए है क्योंकि पैदा होने के बाद से ही मुझे लगता है कि लड़की एक संकट में आ जाती है। एक तरफ तो ये होता है कि माँ बाप खुशी नहीं मना रहे उसके जन्म का, और शादी का एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं कि खर्च करना है। और जो लड़की है उसको घर के अंदर भी और बाहर भी सिक्योरिटी कहीं नहीं है। ये उस कस्बे से लेके आज जब मैं दिल्ली जैसे महानगर में रह रही हूँ पिछले 12 सालों से, हर जगह मैंने ये महसूस किया कि वही प्रॉब्लम है, कहीं भी सिक्योरिटी नहीं है। तो बचपन के परिवेश से लेकर के अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो बाकी जो समस्याएं हैं पढ़ाई और वो सब को लेकर के शायद वही रचनाओं में आता रहा है। साहित्य से जुड़ाव आपका कैसे हुआ और कब से हुआ? जी हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। एक्चुअली कस्बे में रहने वाली लड़कियों को कहाँ साहित्य का सा भी नहीं पता होता है। मेरी मम्मी को कहानियां पढ़ने का बहुत शौक है। मैं जब छोटी थी वो हर रात मुझे 1-2 कहानी सुनाती थी और तभी मैं सोती थी। या अगर मैं खाना खाने में नखरा करूं, जो कि अभी भी है, तो मम्मी कहानियां सुना के मुझे बहला देती थी। बस वहीं से आदत लग गई। उसके बाद जब मैं हिंदी पढ़ना लिखना सीखी तो मुझे याद है मम्मी मुझे प्रेमचंद की एक किताब दी थी, क्योंकि मैं उनको हमेशा तंग करती रहती थी, कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ। तो तंग आकर के वो लो ये बुक पढ़ो। अच्छा। तो बस वो आदत लग गई। फिर हिंदुस्तान अखबार हमारे यहाँ आता था, उसमें साहित्य एक पेज होता था, बाल जगत एक पेज होता था। उसकी कहानियां सुबह आते ही सब मैं वही पेज पढ़ती थी, न्यूज पेज नहीं पढ़ती थी कभी भी। वो बहुत बड़ी होने के बाद पढ़ने लगी। तो वहीं से साहित्य का पढ़ना शुरू हुआ और जब से मुझे याद है तब से लिखने का भी चल रहा है। शायद वो पढ़ती थी और फिर जो महसूस करती थी अपने आसपास और वो सब कुछ लिखती भी थी। जी। तो बस तभी से चल रहा है।
अच्छा, इस जो एक आपने नाटक लिखा है, जी। इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए। इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को या लड़की को पृष्ठभूमि बनाकर नाटक लिखना चाहिए? ये कहानी मेरे दिमाग में बहुत सालों से थी और एक्चुअली मुझे कहानी ही लिखना था। मैं कहानियां ही लिख पाती हूँ, कविता और नाटक और बाकी चीजें मेरे वश की नहीं है। लेकिन मैं इस कहानी को जब लिखने लगी तो कई बार लिखी, 3-4 बार 5 बार, पर कहानी बन नहीं पा रही थी। अच्छा। वो मेरे अंदर तो थी लेकिन वो सामने नहीं आ पा रही थी। जब मैं ही उसको पढ़ती थी मुझे लगता था नहीं, मुझे ये तो नहीं कहना था, मुझे कहना कुछ और था और ये बन कुछ और गया। तो फिर मैं लगी रही और तब मुझे लगा कि इसको दृश्य के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ही बात बन पाएगी, और इसलिए ये नाटक के फॉर्म में आ गया। अच्छा, इसका जो मुख्य किरदार है जी। कल्पना, जो बचपन से ही यौन उत्पीड़न की शिकार होती है और आत्महत्या कर लेती है, इसको बुनने के दौरान क्या आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ कि मतलब आप कहीं डिप्रेशन में तो नहीं चलेगी? कितना मतलब जद्दोजहद करनी पड़ी? नहीं, डिप्रेशन में मैं तो नहीं गई थी। मेरे में एक जो खास बात कह लीजिए, अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मुझे कभी जिंदगी को खत्म करने का दिल नहीं किया। मुझे हमेशा यही लगा कि जीवन बहुत अनमोल है और ठीक है, संघर्ष है, करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना, लेखक जिस किरदार को लिख रहा है उसमें इतनी गहराई से डूब जाता है कि मतलब उस किरदार के जो हाव भाव उसमें भी आत्मसात कर लेता है। तो वो पूछना चाह रहा हूँ कि मैं उस तरह की कोई मतलब जो आप इतनी गहनता से मनोवैज्ञानिक तौर पर आप इसके कैरेक्टर के अंदर गई हैं और उसके एक मानसिक द्वंद्व को उकेरा है, तो कैसा महसूस हुआ, कैसे फील हुआ जब उसको किरदार को गढ़ रही थी आप? जी, ये परकाया प्रवेश मुझे लगता है किसी भी लेखक के लिए बहुत जरूरी है। ये जब तक आप अपने किरदार को जीने नहीं लगते, क्योंकि सच में नहीं जी सकते, लेकिन उसको अपने अंदर आप जीने नहीं लगते, तब तक उसको ठीक से लिख नहीं सकते, ये मेरा मानना है। तो ऑफ कोर्स कल्पना को भी मैंने जिया होगा उस तरीके से जैसे एक लेखक जीता है। इस तो नाटक को जी बुनने में, इसको लिखने से लेकर प्रकाशित कराने तक में कितना वक्त लगा आपको? लिखने में तो एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने कहा सालों से ये मेरे दिमाग में चल रहा था, कई बार लिखा मैंने। हाँ, इस फॉर्मेट में लिखने में जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट चल रहा था और मेरी बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था पूरा मामला। तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि खुश रहना है। मतलब एक तरफ तो वो हर बार मुझे ये कहती थी कि हम आपके केस में कुछ नहीं बता सकते, बिल्कुल एश्योरिटी नहीं है कि ये सक्सेसफुल होगी प्रेगनेंसी या नहीं होगी। दूसरी तरफ ये भी है कि आपको हैप्पी मूड में रहना है हमेशा। तो साहित्य हर बार मुझे बचा लेता है। अच्छा। जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मुझे साहित्य बचा लेता है। तो इस बार भी मुझे सालों से लिख नहीं पा रही थी, सोशल एक्टिविज्म और वकालत से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है 2013 के बाद यही रचना मैं लिख पाई हूँ। तो बस उस प्रेगनेंसी में मुझे खुश रहने के लिए कुछ करना था, तो ये कहानी फिर से मेरे सामने आ गई और मैं पढ़ने और लिखने में लग गई। तो कुल मिला के 2.5 से 3 महीने लगे होंगे मुझे इसको पूरा करने में। अच्छा ज्योति जी, आपने प्रख्यात साहित्यकार राजेंद्र यादव जी के साथ भी स्वस्थ व्यक्ति के बीमार विचार किताब का सहलेखन किया है, तो उनके साथ कोई स्मृति, विवाद या संवाद जो आप बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, राजेंद्र यादव जी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया मैंने, क्योंकि उस किताब का जो सहलेखन था वो उस किताब को कई लोग उनके साथ लिखना चाहते थे, पर उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं बिल्कुल नई थी साहित्य में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि राजेंद्र यादव के साथ सहलेखन का मौका मिल रहा है और उसमें लगभग आधा आधा हम दोनों ने लिखा है। और उनके साथ जो समय बीता वो आज भी मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। बहुत सारे लेखकों के नाम, बहुत सारी रचनाएं जो वो सजेस्ट करते थे इसको पढ़ो, और फिर हम अक्सर मतलब राजेंद्र यादव मुझे कहते थे कि तुम्हें देख के मुझे वात्सल्य आता है और बेटी जैसी हो। मेरे लिए भी वो पिता तुल्य थे और हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उससे अच्छे मतलब ये कह सकते हैं कि उनके साथ ना मुझे ऐसा लगता था जैसे बहुत पुराना कोई साथी हो। हम जब साथ बैठते थे हम खेलते थे। हम एक कहानी का जैसे कोई आइडिया मैं उनसे शेयर करती थी, ये कहानी मैं लिखने वाली हूँ, तो उसमें कुछ अगर 2 लाइन मैंने बताया तो उसके आगे की 2 लाइन वो बताते थे, ठीक है ये होगा। तो मान लीजिए एक कैरेक्टर को अगर मैं कर रही हूँ तो दूसरे कैरेक्टर को वो करते थे। तो इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा समय बीतता था, बहुत कुछ सीखने। और ऑफ कोर्स वो बहुत जानकार थे
बहुत विद्वान थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा लगता था। एक बात जो बताना चाहूंगी इस गेम के बारे में, हम लोग एक कहानी को लेकर के, जो कहानी अभी मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, अधूरा ही रह गया, कभी न कभी उसको पूरा करूंगी मैं। उसमें मेरा जो रोल था, मतलब मुझे जिस कैरेक्टर को लिखना था वो ये था कि एक लड़की है जो बहुत कम एज की है और उसको अपने फादर से भी बड़े एज के एक पुरुष से प्यार हो जाता है। अच्छा। और राजेंद्र यादव जो है वो उस पुरुष का लिख रहे थे। अच्छा। तो हम उस बीच मेरी तबीयत खराब थी और हम मिल नहीं पा रहे थे। तो हम लोग मोबाइल में मैसेज करके, मैं अगर एक डायलॉग या कहानी का एक पैराग्राफ लिख के भेजती थी तो दूसरा वो लिख के भेजते थे टाइप करके। तो उसमें एक जो वो लड़की थी उसका एक डायलॉग था कि अगर मैं आपकी विधवा बन के भी जी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये उनके मोबाइल में किसी ने, अब नाम नहीं लूंगी क्योंकि अच्छा। कोई विवाद नहीं चाहती मैं। हाँ। अभी मेरी बेटी छोटी है और बहुत सुकून और बहुत अच्छा वाला समय मैं बिता रही हूँ उसके साथ। तो एक व्यक्ति ने पढ़ लिया जो साहित्य से ही जुड़े हुए हैं, और पढ़ने के बाद उन्होंने उस बात को गॉसिपिंग के रूप में बहुत फैला दिया। अच्छा। और वो बात बिल्कुल ऐसे होने लगी जैसे वो लड़की मैं हूँ और वो पुरुष राजेंद्र यादव हैं। अच्छा। और वो डायलॉग हमसे जोड़ा जाने लगा कि मैं उनकी विधवा बन के भी जीना चाहती हूँ। विवाद क्रिएट हो गया साहित्य का एक। वो अच्छा खासा विवाद हो गया और वो बहुत महीनों तक बहुत हॉट टॉपिक रहा। अच्छा। तो अभी भी जब कभी याद आता है, और हम बहुत हंसे थे। जैसे जब मैं नई नई आई थी तो मेरे पापा के बारे में किसी ने बताया कि ये तो दबंग की बेटी है और इसको अपने घर मत बुलाया कीजिए। अच्छा। तो इस पे राजेंद्र यादव जब मुझे बुलाए तो जब मैं उनसे मिलने गई बुलाने पे, तो उन्होंने कहा देख लो भाई AK-47 लेके आई हो कि क्या लेके आई हो, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे खबर मिली, और खूब जोर से ठहाका लगाया। तो ठीक वैसा ही ठहाका उन्होंने उस दिन भी लगाया। तुम्हें पता है हमारी कहानी जो है ना वो सुपरहिट हो गई है। तो हम बहुत हंसे थे। तो अच्छा। इस तरह का उनके साथ चलता रहता था तो हमारा। साहित्य में कुछ विवाद होते हैं और कुछ बनाए भी जाते हैं क्या? जी बिल्कुल बनाए जाते हैं। मैंने बहुत नजदीक से देखा इन चीजों को, और मुझे ये फील हुआ कि बहुत कम ऐसे लेखक हैं जो सच में वही होते हैं जो वो लिखते हैं। सच्चाई ये होती है कि अगर वो स्त्री विमर्श की बहुत बातें कर रहे हैं पर रियल लाइफ में वो भी उतने ही कंजर्वेटिव और आपको उतने ही पारंपरिक मिलेंगे जो मेरे गांव के लोग हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था। जी। जब हम किसी लेखक की या साहित्यकार की बात करते हैं तो भाषा में बहुत सुनहरा होता है, लेकिन व्यवहार में स्याह भी होता है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई अनुभव या ऐसी कोई बात आप बताना चाहें? हाँ, जब मैं पटना से आई मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही नया था। क्योंकि मैं कहानियां पढ़ती थी पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कहानियां कहाँ भेजना है, लोग कैसे छपते हैं। तो छपने वाले लोग मेरे लिए बहुत बड़े थे। किसी भी छोटे शहर से आई हुई लड़की के लिए मुझे लगता है ऐसा ही होता है। जब यहाँ आकर के वो लेखक मुझे सामने में मिलने लग गए, राजेंद्र यादव जी के यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आया, मुलाकात हुई और उनके बारे में जब बातें होती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। मैं एकदम से उनके ऑरा में आ जाती थी, प्रभावित हो जाती थी कि अरे ये तो उस कहानी के लेखक है, ये तो उस वाली किताब के लेखक हैं। लेकिन जब 2, 4, 5 मुलाकात होती थी तो मुझे लगता था ये तो मेरे गांव के उस वाले चाचा जैसे हैं। अच्छा, जो पीडोफिलिक जिसका जिक्र भी आपने इसमें किया है। हाँ, कभी मुझे लगता था अरे ये तो उस बुआ जैसी है, ये तो उस दादी जैसी है। तो फिर मैं बोलती थी यादव जी से भी ये चीज कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लग रहा, किताब में ये कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और होते हैं। मतलब भाषा में कुछ और होना और व्यवहार में कुछ और जी, होना। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो सच में उतने ही आंदोलनकारी थे, जो सच में उतने ही अच्छे थे, उतने ही प्रोग्रेसिव थे जितने की वो अपनी रचनाओं में थे। जी। अच्छा, ये एक साहित्य में एक आरोप भी लगता है जो अक्सर प्रकाशकों पर लगता है और लेखकों के साथ जिसको भेदभाव माना जाता है रॉयल्टी को लेके, ऐसा कोई अनुभव आपका? नहीं, इस मामले में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मेरी पहली किताब दस्तखत और अन्य कहानियां वाणी प्रकाशन से आई और अरुण माहेश्वरी जी ने कभी भी मुझे रॉयल्टी के लिए बोलने का मौका नहीं दिया। बिना बोले हमेशा ही वो मेरे पैसे देते रहे और जितना मैं उम्मीद कर रही थी स्टार्टिंग में उससे ज्यादा ही दिया उन्होंने। तो मेरा अनुभव इस मामले में बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, साहित्य ने आपकी वकालत में भी कोई भूमिका निभाई एक वकील के तौर पे? दोनों बहुत मिक्स है। अच्छा, बहुत मिक्स हो गया है। मुझे लगता है कि साहित्यकार हूँ इसलिए शायद मैं बहुत भावुक हूँ। मैं अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ पाती हूँ
और इसीलिए गरीबों के केस फ्री लड़ती हूँ कि उन्हें इंसाफ मिलता रहे। अगर मैं सिर्फ वकील होती तो शायद हार्ड हो जाती और फीस की सोचती, उसके अलावा तो नहीं करती। संवेदनशील बनाया आपको कविता, जी, कहानी जी, और साहित्य ने। बिल्कुल। साहित्य में भी आपने अपने साथ कोई ऐसा भेदभाव महसूस किया? बिल्कुल किया है। साहित्य में एक तो ये है कि जब बाहर से कोई लड़की आती है तो उसकी एंट्री लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। उन्हें ये लगता है कि ये तो हमारी जगह है, इसमें ये कैसे आ गई, इसका बैकग्राउंड तो ये है, इसके पापा ये हैं, इसकी मम्मी ये है, इसकी आर्थिक स्थिति ये है। अगर एक अमीर घर की लड़की साहित्य में आती है, आप एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, उसकी रचनाएं कमजोर भी हैं तो ये छापेंगे, इसलिए क्योंकि वो मैगजीन को ऐड दे सकती है, वो मैगजीन के लिए जो दूसरे संसाधनों की जरूरत है उसमें सहायक हो सकती है, और कुछ नहीं तो कम से कम आपको गाड़ी से घर भिजवा सकती है, दूसरे तरह के फेवर कर सकती है, अच्छा दारू उपलब्ध करा सकती है गिफ्ट के रूप में। लेकिन जब एक गरीब या मध्यम वर्ग की लड़की आती है जो ये सब कुछ नहीं कर सकती है, तो फिर उससे दो तरह की उम्मीदें की जाती हैं। या तो वो फ्लर्ट करे, अच्छा, वो घूमे उनके साथ, या किसी ऐसे आदमी के साथ जो पावरफुल है, जो उसको साहित्य में स्टैब्लिश कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसी है जो मुंह पे बोलती है, जवाब देती है, जो अपनी शर्तों पे जीना चाहती है और साथ में उसका बैकग्राउंड भी वैसा स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ है साहित्य में जमना। और जो यहाँ पे कहानियां छापी जाती, मैं हमें पहले भी ये मुद्दा उठा चुकी हूँ जिसपे किसी ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आपके थ्रू ये आए, कि जब कोई भी जैसे साहित्य की कोई मैगजीन है या कोई वेबसाइट है या फिर कोई चैनल है, तो वो साहित्य का है, आप उसके संपादक हो सकते हैं, आप उसके मालिक भी हो सकते हैं अगर आपने पैसे लगाए हैं तो, लेकिन जो अल्टीमेट है वो साहित्य का है, वो अल्टीमेटली। पर यहाँ पे करते क्या है कि अगर आपके गुड बुक में है कोई, तो आप उसको छापेंगे। गुटबाजी, मतलब साहित्यिक गुटबाजी बहुत बिल्कुल, बहुत ज्यादा गुटबंदी है। और अगर किसी की पर्सनल लड़ाई हो गई किसी संपादक से, तो राजेंद्र यादव जी को अगर हम छोड़ दें, उनमें तो ये चीज थी कि अगर उनसे पर्सनल लड़ाई किया, उनको गाली भी दे दे कोई, तो भी अगर उनको रचना अच्छी लगती थी तो वो छापते थे। चूंकि मैंने उनके साथ काफी समय बिताया है तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन अब जो ज्यादातर संपादक है, सबको तो नहीं कहूंगी, अच्छे लोग हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादातर जो संपादक हैं वो ये देखते हैं कि ये अगर इससे मेरी पर्सनल लड़ाई भी हो गई ना, तो फिर वो अपने उस साहित्यिक प्लेटफॉर्म पे उसको जगह नहीं देंगे। वो कभी भी ये नहीं सोच पाते कि साहित्यिक प्लेटफॉर्म आपकी बपौती नहीं है, आप उसके मालिक हो सकते हैं, आपने पैसे लगाए हैं, आप उसके संपादक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी जमींदारी नहीं है। तो अगर किसी से पर्सनली आपको मनमुटाव है या लड़ाई है या फिर बहस हो गई या कुछ भी आरोप प्रत्यारोप हो गया, फिर भी अगर उसकी रचना में दम है, तो वो व्यक्ति नहीं, वो रचना की जगह है, तो आप रचना को जगह दीजिए। ये साहित्य में नहीं है। हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, और इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि आप किताब से लेकर के साहित्य के अलग अलग आयाम पर आपने बहुत अच्छी बातचीत की। मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। India.com का साहित्य को समर्पित कार्यक्रम लेखक से मिलिए आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इस कार्यक्रम को साझा करिए। इस कार्यक्रम की वीडियो को आप India.com के YouTube पर देख सकेंगे और कार्यक्रम की स्टोरी को आप India.com की वेबसाइट पर पढ़ सकेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।